तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, ठीक है। इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ना। सबसे पहले वर्क डन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पावर को पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ा जाएगा एनर्जी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ा जाएगा, बोलो, वर्क को ना, ठीक। अच्छे से लिखा जाए तो लिखा जाएगा वर्क डन, है ना, ठीक। देखो वर्क डन को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, है ना। इसके अगर फॉर्मूले पर ही अगर बात करी जाए, मान लो वर्क डन को हम लोग W से दिखा रहे हैं, उसका फॉर्मूला होगा FD cos थीटा, ठीक। आपने वेक्टर में मान के चले कि आपने पढ़ा होगा, है ना। जहाँ पे cos थीटा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं F.D, ठीक। तो वर्क डन को डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका, वर्क डन, है ना, किसका डॉट प्रोडक्ट है, बोलो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन, है ना, वर्क डन किसका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की डेफिनेशन यहाँ पर सिंपल सी बना सकते हैं, है ना। वर्क डन इज डिफाइंड एज, है ना, वर्क डन इज डिफाइंड एज इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो F है, आई थिंक डेफिनेशन समझ में आ गई ना। देखो फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक, इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, है ना। कौन सा फोर्स, अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पर जो D है ना, तो D के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। D को बोलते हैं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। देखो फोर्स के बारे में टोटल 3 बातें जाननी जरूरी हैं। उधर उधर बगल में रूम है। देखो जो यहाँ पर D है ना, D इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो फोर्स के बारे में याद रखो 3 बातें जानने की ज़रूरत है। फोर्स में क्या क्या चीज़, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा उसका डायरेक्शन होगा, तीसरा होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट के अबाउट आप उस फोर्स को लगा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसका डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है ना जिसका मास है m, ठीक। आपने सोचो फोर्स कहाँ लगाया गया, यहाँ पे फोर्स जनेम लगाते हैं सेंटर ऑफ मास पे ना, ये अगले वाले चैप्टर में थोड़ा सा, ठीक। अब सोचो जब हम फोर्स लगाएंगे, ठीक, तो ये कुछ इधर चलाएगा, ये ऐसे, ठीक। तो एक बात बताओ, ये जो सेंटर है, ठीक, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, बोलो, सेंटर का, क्योंकि फोर्स हमने वहीं पे लगाया, तो किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, बोलो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। ये वाला जो पॉइंट है कहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक। कुछ और एग्जांपल इधर देखो, जैसे मान लो ये वॉल है, ठीक, और इस पर आपने एक स्पंज को रख दिया ना, स्पंज को, ठीक, और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो कुछ देर बाद ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या यहाँ से यहाँ खिसक गया, तो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं, है ना। चूँकि फोर्स आपने इसी पॉइंट के अबाउट लगाया था तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो वर्क डन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, बोलो, नॉन ज़ीरो। तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट में आप हम बात करें तो किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ठीक। अब चूँकि होता क्या है, क्योंकि बॉडी रिजिड है ना, बॉडी कैसी है, बोलो, रिजिड। तो जितना डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का भी हो जाएगा। तो हम जनरली बोल देते हैं कि ब्लॉक का ही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। फोर्स अप्लाइड फोर्स है, D है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। एप्लीकेशन वाली बात समझ में आ गई। तीसरी बात, ये जो थीटा है ना, थीटा, अब ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। थीटा किसके बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और फोर्स है क्या, बोलो, फोर्स और वर्क डन है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ठीक। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। अच्छा एक बात और देखो, 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। 2 वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होगा। तो वर्क डन भी क्या होगा, स्केलर, ठीक। वर्क डन कैसी क्वांटिटी, बोलो, स्केलर, ठीक। अच्छा इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका यूनिट देखो, इसके जब SI यूनिट की अगर आप बात करोगे तो उसको लिखा जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक, या फिर क्या बोला जाएगा, इसी को मिलाकर बोलते हैं जूल, ठीक। और छोटी छोटी बातें कुछ ध्यान रखना, जब आप ऐसे लिखोगे ना, ठीक, तो ये यूनिट नहीं कहलाएगा, ये साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। तो जब आपको जूल लिखना है तो सिर्फ आप कैपिटल जे से लिखकर छोड़ दो। अगर आपको पूरा लिखने का शौक है तो आप छोटे लेटर से लिखना ना, ठीक। ये है
ठीक, याद रखना ये यूनिट नहीं है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, कैसी क्वांटिटी, स्केलर यूनिट समझ में आ गया, एसआई सीजीएस, सॉरी एसआई यूनिट समझ में आ गया। अब इसके सीजीएस यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो जो सीजीएस यूनिट होगा इसका, ठीक, सीजीएस यूनिट की बात करें ना, देखो सीजीएस यूनिट में होगा क्या, फोर्स, जो फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, और सीजीएस हो जाएगा बोलो डाइन, है ना, और मीटर का तो पता ही है 9 सेंटीमीटर, है ना, और उसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं अर्ग, है ना। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, 9 सेंटीमीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं, अर्ग। ठीक, इसमें रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो देखो 1 जूल को अगर देखा जाए तो 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन याद रखना, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक, तो न्यूटन है यानी 10 के पावर 5 हो गया। अब चूंकि मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 के पावर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7। ठीक, डाइन सेंटीमीटर बोलो चाहे क्या बोल दो, अर्ग। ठीक, तो 1 जूल में कितने अर्ग, 10 के पावर 7। इसका उल्टा कोई आपसे अगर पूछ ले 1 अर्ग में कितने जूल, तो 1/10 के पावर 7, उसको ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन याद रखना पूछता है। ठीक, सीजीएस और एसआई यूनिट मान के चलेगी, समझ में आ गया, क्लियर है। और अगली बात देखो, हम लोग आगे पढ़ा जाएगा एनर्जी में, जो वर्क डन की सबसे छोटी यूनिट होती है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो जो एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होगी वही वर्क डन की भी सबसे छोटी यूनिट होगी। तो वर्क डन की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट से अगर आप एक्सलेट कर देते हो तो उसके पास जो एनर्जी बचती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, वर्क डन की सबसे छोटी यूनिट, है ना। इसके बारे में डिस्कस करेंगे एनर्जी में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। वर्क डन के बारे में हमने समझ लिया, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है बोलो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। ठीक है, ठीक, अब हमको जो पढ़ना है, ठीक, हमको पढ़ना है कुछ और छोटे छोटे केस देख ले, तो उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं ना। तो पहले कुछ केस देख लो, जैसे मान लो यहाँ पर केस फर्स्ट, ठीक, थीटा है ना। ठीक, देखो अगर मान लो थीटा को यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं 0 डिग्री, थीटा क्या रखेंगे बोलो 0। जब आप थीटा 0 रखोगे तो ऐसा मान ले कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बोलो, सेम हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो आप वर्क डन लिखोगे वो सिंपली क्या लिखोगे, FD, और जो वर्क डन आएगा वो आपका क्या आ जाएगा बोलो, मैक्सिमम। ठीक, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा बोलो, मैक्सिमम। ठीक, एग्जाम पूछे मैक्सिमम वर्क डन बताओ तो थीटा 0 हो जाएगा। ठीक, दूसरा केस, इसी थीटा को मालूम रख रहे हैं 90 डिग्री। जैसे आप थीटा 90 रखोगे तो जो फोर्स होगा क्या वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ऐसा होगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा बोलो, 0। थर्ड केस, थीटा मान लो 180 डिग्री है, तो थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 होता है -1, तो इस समय जो वर्क डन आएगा वो आएगा मिनिमम। तो मिनिमम कितना आ सकता है बोलो, -FD। आई थिंक तीनों केस क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम वर्क डन थीटा 0 होगा, और वर्क डन 0 कब होगा, जब थीटा 90 होगा। ठीक, और मिनिमम कब होगा, जब 180 डिग्री होगा। ठीक, तो याद रखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर आपस में अगर पैरेलल है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, और अगर अपोजिट है तो वर्क डन क्या होगा, मिनिमम होगा। परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, 0। आई थिंक तीनों बातें क्लियर है। ठीक, क्लियर है। अब कुछ छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ये एक न्यूमेरिकल है, तो मान के चलो कि जो फोर्स होगा, है ना, कुछ ऐसे लिखा है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, है ना। वेरिएबल फोर्स का आगे देखा जाएगा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, या जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे वो हम लोग करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कांस्टेंट फोर्स का ना, वेरिएबल वाला इसके बाद देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला सवाल अगर मान लो अगर ऐसा लिखा हो, P मतलब प्रॉब्लम ना, फोर्स, और ऐसे इधर रखा है 2i कैप -3j कैप और +8k कैप। ठीक, इतना न्यूटन दे रखा है, सब कांस्टेंट है ना, वेरिएबल नहीं है भाई ना। और जो डिस्प्लेसमेंट है याद रखना, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है, ब्लॉक का नहीं है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे i कैप -2j कैप और +3k कैप, इतना हो जाएगा मान लो मीटर। तो हमको सिंपली वर्क डन पूछा है तो सिंपली F.D लगा लेंगे, ये तो आपने बहुत जल्दी कर लोगे। तो i का के साथ ये 2 हो जाएगा, -+6 तो 6 और +8 तो 24। ठीक, तो 24 और 6 30, 30 और 2 32 जूल। आई थिंक पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान है।
क्लियर है? बढ़ा अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डॉट वाले क्वेश्चन करे जाएंगे और कुछ कर लेते, थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे अगर हम आपसे बोले कि एफ़ की वैल्यू लिखिए, ये अगला सवाल है। ठीक, एफ़ की वैल्यू मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप है। ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2i कैप माइनस 3j कैप है। ठीक, इतना मीटर। कुछ चेंज कर देते, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जे कैप रख देते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें करें क्या? देखो, सबसे पहले क्या करो, वर्क डन निकाल लो, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा निकालना है, तो सबसे पहले काम क्या करें, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन आप निकालोगे तो दोनों का क्या करना पड़ेगा बोलो, डॉट करना पड़ेगा। तो डॉट फॉरफेक्ट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, ठीक, और 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 जूल। ठीक, अब क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये सब मैग्नीट्यूड है ना, ध्यान रखना है, ये सब मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स का जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक, ऊपर कर दे रहा हूँ भाई, देखो, जब फोर्स का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक, तो मॉड निकाल लो इसका भाई, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो जगह 9 9 4 13, ठीक, इतना आ गया। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट मॉड निकाल लेना, डिस्प्ले अगर आप इसका मॉड निकालोगे तो 4 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट में 5, ये मीटर आ गया। देख, सब कुछ आ गया, अब रख के आंसर निकाल लेना है। तो वर्क डन बराबर क्या लिखा, एफ डी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा जो आएगा वो आएगा डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा बोलो, एफ डी, दोनों मॉड्यूलस है ना, मॉड वैल्यू है, तो वर्क डन कितना आ गया 7। ठीक, एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 13, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5, तो उसको और अच्छे से लिख लो, अंडर रूट से पूरे पैसे 65। ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन अंडर रूट 65, है ना। ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो आंसर इन्वर्स में देंगे, तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स 7 अपॉन रूट 65। आई थिंक आंसर क्लियर है। ठीक, मॉड वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मॉड निकालने आता है। ठीक, ठीक है, अगली बात, ठीक है, तो डॉट वाले कर लेंगे। अब अलग तरीके के क्वेश्चन थोड़े से देखे जाए। ठीक, 2 kg का ब्लॉक है, अभी मान के चले कोई फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं करे ना, फ्रिक्शन को भी आगे लिया जाएगा। ठीक, मान लो फोर्स इस पे 4 न्यूटन लग रहा है। ठीक, तो मैंने आपसे पूछा फाइंड डब्ल्यू डी, मतलब वर्क डन ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी कॉमा नॉर्मल फोर्स एंड 4 न्यूटन इन 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकंड में हमको सबका वर्क डन निकालना है। ठीक, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कर देगा, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक, तो 2 kg का ब्लॉक है, नीचे की तरफ 20 है ना, जी की वैल्यू 10 लेकर चल रहे हैं ना, एग्जाम में कुछ नहीं दिया तो 9.8 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 10 दे दिए तो 10 ही लेकर चलेंगे। ठीक, ठीक, अब ये ब्लॉक बताओ क्या इस सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस करेगा। ठीक, तो सरफेस क्या चाहेगा, अपने पुराने स्टेट में लौटना चाहेगा, तो अपने पुराने स्टेट में लौटेगा तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स को हम लोग आर से दिखा रहे हैं ना। ठीक, और इधर की तरफ कितना, 4 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पर टोटल कितने फोर्स काम करे, यही तीनों है, इन्हीं काम से वर्क डन पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले बताओ, अगर इस नॉर्मल का अगर वर्क डन देखा जाए तो फोर्स लग रहा है ऐसे। अब चूँकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ। ठीक, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो बताओ आर और डी में एंगल कितना हो गया, 90, है ना, आर और डी में एंगल कितना, 90। तो रिएक्शन का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, और यूनिट ज़रूर लिखना चाहिए जूल। ठीक, और इसी तरह सोचो, अगर ग्रेविटी का वर्क डन देखा जाए तो 20 नीचे, डिस्प्लेसमेंट उधर की तरफ, इसका भी कितना आ जाएगा, 0। तो जो भी वर्क डन होगा किसके कारण होगा, खाली बोलो 4 न्यूटन के कारण। ठीक, तो 4 न्यूटन लिखा जाए। अब चूँकि देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो वर्क डन लिखा जाता है एफ इंटू डी। तो फोर्स इतना हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जाए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकाल लो, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन ये बराबर एफ बाई एम,
एफ की वैल्यू कितनी 4, मास कितना 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ए आ गया। अब कुछ नहीं बोले तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मानकर चलना है ना, कुछ नहीं बोले तो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान के चलना है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डी बराबर फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 हो गई, हाफ ए की वैल्यू 2 आ गई, टाइम 2 सेकंड पूछा है तो ये आ गया आपका 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 4, 4 से 4 तो 4 4 मिलाकर कितना हो गया बोलो 16 जूल। ये आंसर हो गया तीनों पार्ट का। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इधर की तरफ सोचो 10 न्यूटन, इधर की तरफ मान लो 6 है। ठीक, तो मैंने आपसे पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉट नो फोर्स इतना और 6 न्यूटन, इन सब का वर्क डन बता रहे हैं 2 सेकंड में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो भी कुछ है सबसे पहले क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना ही पड़ेगा। और एक बात और याद रखो, आर का फिर से वर्क डन क्या हो जाएगा 0, ग्रेविटी का वर्क डन भी क्या आ जाएगा 0। 10 और 6 का निकालना है ना, तो 10 और 6 का निकाला जाए, वर्क डन बाई 10 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड आ गया 10। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 6 को माइनस कर लो तो 10 में से 6 गया 4 और नीचे आ गया 2, 4 4। ठीक, तो एक्सप्रेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स निकालोगे तो दोनों को माइनस करके नेट फोर्स निकालो, उसको मास से डिवाइड कर देना। ठीक, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए कुछ नहीं बोला तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानकर चलेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो क्या लिखते हैं डायरेक्ट हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की वैल्यू 2 टाइम 2 का स्क्वायर। ठीक, 4 2 से 2 कट गया, 4 मीटर आ गया, फटफट लिखा जाए 10 × 4। चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और है ना, और ब्लॉक चलेगा तो इसी के डायरेक्शन में चलेगा, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क डन क्या होगा सिंपली एफ × डी, तो 10 4 जा 40। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, जो 6 वाले का अगर हम वर्क डन लिखें तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है और फोर्स इधर की तरफ है, दोनों अपोजिट है, तो जब दोनों अपोजिट होंगे ठीक है तो वर्क डन क्या आएगा माइनस, तो क्या लिखा जाए 6 माइनस क्यों लगा सपोज में आ गया इंटू कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा -24 जूल। ठीक, याद देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन सेम है तो सीधे एफ डी लिख दो और डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो -FD। ठीक, बाकी ये बहुत सारे सवाल नेक्स्ट टाइम करे जाएंगे। थैंक यू।